तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम मेजरली सेशन को कैरी आउट करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स टाइप फॉर्मेट में। तो जो भी आप लोग के क्वेश्चंस हैं आप लोग उनको पेश करिए मेरे सामने और हम इसको एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह रखेंगे। जो भी डाउट है, बेसिक से बेसिक डाउट, एडवांस से एडवांस डाउट, आप लोग पूछिए, मेरे सामने रखिए, हम लोग उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट, एमसीक्यू, आंसर कैसे लिखना है, इंटरव्यू से रिलेटेड, पॉलिटी कैसे पढ़नी है, कुछ भी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आए और डेफिनेटली आपसे मोटिवेशन मिलेगा एंड वी विल बी एबल टू गेट कट थ्रू दिस एग्जाम व्हिच वी आर अबाउट टू। तो सबसे पहले मैं सर ये जानना चाहूँगी कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे, आपने पढ़ाई किस फील्ड से की और फिर सब्जेक्ट्स कौन से रहे आपके जो आपने आईएएस के लिए चूज़ किए थे? तो मेरा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी है आईआईटी दिल्ली से और उसमें मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट था। बट मैंने जो मैथ्स का मैंने ऑप्शनल जो लिया था यूपीएससी में, वो मेरा मैथ्स ऑप्शनल था। तो फिजिक्स का जो आईआईटी में जो सिलेबस था वो मैथ्स ऑप्शनल से बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता था, तो इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट लिया था। और बाकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कॉलेज टाइम पे शुरू कर दी थी, थर्ड ईयर के बाद से। सो सर हाउ इट इज़ बेनिफिटेड, लाइक आपने बताया कि जो आपने सब्जेक्ट्स लिए थे उसी से आपने लाइक जो आपके पास पहले एग्जाम्स में सब्जेक्ट थे जिससे आपने बीटेक किया और एग्जाम जो आपने आईएएस के लिए चूज किया उसमें सिमिलैरिटी थी, बट जैसे आरएस का अगर देखें तो बहुत सारा वेरिएशन है, लाइक सारे सब्जेक्ट सभी को पढ़ने होते हैं लाइक। देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से हमने जो माइंड में इतने कंसेप्शंस बना रखे हैं कि मैं कॉमर्स का हूँ, मुझे साइंस पढ़ने में दिक्कत आएगी, तो मैं साइंस का हूँ, मुझे ज्योग्राफी समझने में दिक्कत आएगी या हिस्ट्री समझने में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ है नहीं। सब नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे जैसे अगर आपका मन लगता जाएगा पढ़ने में, आपको वो चीज़ समझ में आती जाएगी। अगर आप अपने आप को सोचेंगे कि मैं कॉमर्स का हूँ, मैं सी सैट कैसे कर सकता हूँ, या मैं साइंस में दिमाग कैसे लगा सकता हूँ, रोबोटिक्स पे कोई क्वेश्चन आया तो मैं सोच कैसे पाऊंगा, अगर आप इसमें हमेशा बंधे रहोगे तो दिक्कत होगी, हमें सोचने में दिक्कत होगी। इससे अच्छा आप कुछ मत सोचो और आप बस उसको पढ़ने पे ध्यान दो कि बिना सोचे कि मैं कॉमर्स का हूं तो मुझे साइंस कैसे समझ में आएगी या कुछ भी, जो लिखा हुआ है उसको समझने पे अगर हम ध्यान देंगे ना, विदाउट एनी लेबलिंग, तो हमारे लिए बेटर रहेगा और एफिशिएंट रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा हमारे लिए। जैसे जैसे मैं पहले अपने आप को बहुत लेबल करता था कि मैं मैथ्स वाला लड़का हूं और मुझे फिजिक्स नहीं, ये 12th की बात है, मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री इतने अच्छे से समझ में नहीं आती है। लेकिन आईआईटी में अल्टीमेटली आपको सारे सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं। यूपीएससी या आरपीएससी दोनों जितने भी सब्जेक्ट हैं, एक भी सब्जेक्ट आप छोड़ के एग्जाम नहीं निकाल सकते हो कि आपने अपना ऑप्शन छोड़ दिया, आपने हिस्ट्री छोड़ दिया। जब सारे सब्जेक्ट्स अल्टीमेटली पूछे जाने हैं तो आप सब पढ़ लो ना पहले से ही, बिना सोचे कि मैं मेरा ये पार्ट वीक है, मेरा ये पार्ट स्ट्रांग है, मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगी। सबको आप अच्छे से तैयार करो। बाद में अगर अगर ये आता है कि यार मेरा पॉलिटी वीक रह रहा है या मेरा ज्योग्राफी वीक रह रहा है, तो उसको मैं और पढ़ के बेटर करूं। लेकिन शुरुआत से आप ये मत सोचिए, ऑप्शन में कुछ ना छोड़ें। हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सब आपसे पूछे जाना है। इट्स लाइक कि आपको पता है कि मेंस के एग्जाम में रिटन लिखवाएंगे वो, लेकिन आप संकोच कर रहे हैं या आलस कर रहे हैं कि लिखेगा कौन, क्यों लिखना है, जबकि आपको पता है कि अल्टीमेटली लिखना तो मुझे है ही। तो आप इसके बारे में ऐसे मत सोचिए कि मैं कॉमर्स का हूँ। लाइक कि आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें और खुले दिमाग से पढ़ें। बिल्कुल खुले दिमाग से। और ऐसा कुछ है नहीं कि हमें समझ नहीं आएगा। 10th तक हम समझते ही थे ना, सब कुछ समझते थे। उसके बाद जब हमें एक सब्जेक्ट दे दिया गया तब हम थोड़े ऐसे हो गए कि ये नहीं आता, ये आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक जनरलिस्ट एग्जाम है वैसे भी। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस या कोई और क्वेश्चन, कुछ भी आप लोग का मन हो जो। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। कॉन्फिडेंस यहाँ से आया, जो आपका मेन सवाल है कि 3 स्टेजेस होती हैं एग्जाम की, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने अगर तीनों स्टेजेस में अपना 100% दे रखा है तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और अगर आप फुल 100% देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। ऑल्दो कॉन्फिडेंस के अलावा भी इसमें लक का भी फैक्टर होता है। सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पढ़ाई इंश्योर नहीं कर लेगी कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन लक का भी एलिमेंट होता है। तो मैं लकी भी था और मैंने मेहनत भी करी हुई थी, इसलिए ऐसा रिजल्ट आया। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ आपने मेहनत करी है और अगर आप अनलकी रह गए किसी तरीके से, तो उल्टी तरफ भी आप हो सकते हो, ना सिलेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। जनरली
थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप, मेन पॉइंट ये है कि अगर आपका जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है तो आप पूरा 100% उसमें ही इन्वॉल्व हैं, कोई चीज और आपके दिमाग में नहीं चल रही, कोई समस्याएं, कोई दूसरी चीज नहीं चल रही है एक्सेप्ट प्रीलिम्स। आइडिया ये रहेगा कि मेरी जिंदगी में इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मैं पूछता था। एट टाइम्स मैंने खुद से ये पूछा है सवाल कि जब भी मुझे दो तीन चीजें परेशान कर रही होती थी, फैमिली में कुछ आ गया, दोस्तों से कुछ लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, तो मैं यही पूछता था कि मैं परेशान क्यों, मेरी जिंदगी में इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, और यूपीएससी स्ट्रेट फर्स्ट आंसर आता था। तो अगर आप लोग खुद से पूछिए ये क्वेश्चन, अगर आप लोग का आंसर ये आ रहा है कि भाई यही है मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, तो आप करो ना, फिर वो हर समय वो करते रहो और अल्टीमेटली आप वहां पर पहुंच जाओगे। जब आपका मेंस का एग्जाम चल रहा है तो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जीएस 1 2 3 4 ऑप्शनल ऐसे, ये हर समय आपके दिमाग में चलना चाहिए। हिंदी इंग्लिश जो भी मतलब आपका सिलेबस है, हर समय आपके चारों तरफ घूमना चाहिए। यही बताता है कि सबसे ज्यादा कीमती चीज आपके लिए इस समय वही है। मैं तो करंट अफेयर के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ कि कैसे हम करंट अफेयर से जुड़े हैं। उसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ये तो सभी जानते हैं, पर किस तरीके से हम न्यूज़पेपर से इन सब से जुड़े हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। अगेन बहुत रेलेवेंट सवाल है। तो जनरली एग्जाम्स में क्या होता है कि जो भी आपका सिलेबस दिया गया हुआ है ना, सिलेबस को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जैसे मान लीजिए सोसाइटी लिखा हुआ है, सोसाइटी का सिलेबस आप देख रहे हो, तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन और 3-4 वर्ड्स मेंशन्ड है वहां पे कि इंडियन सोसाइटी के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, फेमिनिज्म, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे, रीजनलिज्म, ये चीजें सिलेबस में साफ साफ लिखी हुई हैं। अगर आप सिलेबस, आपको ध्यान है, आपने 10 बार पढ़ लिया है सिलेबस, आपके दिमाग में एक इमेज आ गई है सिलेबस की, तो आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या करंट अफेयर्स का कोई भी कंटेंट पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में जो, मान लीजिए अब आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि कोविड का ग्लोबलाइजेशन पे क्या फर्क पड़ा, तो आपको याद आएगा कि ओके, ग्लोबलाइजेशन की एक न्यूज़ आई हुई है कोविड के संदर्भ में, और ग्लोबलाइजेशन यूपीएससी के जीएस 1 में सिलेबस में मेंशन्ड है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ पे कोविड और ग्लोबलाइजेशन की न्यूज़ आई हुई है। अब ये जो लिंक है ना, ये करना आपका काम है कि आप इसको बिठा पाए कि ये न्यूज़ आई है और यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो जीएस 1 में क्वेश्चन आ सकता है कि कोविड या कोरोना वायरस की वजह से वैश्वीकरण पे क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, या वैश्वीकरण कोविड की वजह से कैसे विमेन का रोल कम हो गया है ग्लोबलाइज वर्ल्ड में। ऐसे तरह के सवाल बन सकते हैं। तो आपको ये रिलेशन आपको हमेशा जिंदा रखना है, आपको सोचना पड़ेगा उस पर कि क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। ये जब आप लिंक करते हुए चलेंगे आगे तो बेटर रहेगा इस तरह से करना। तो करंट अफेयर्स हमेशा सिलेबस को साइड में रख के पढ़ें, और जब भी करंट अफेयर्स की कोई न्यूज़ आ रही है उसको सिलेबस से लिंक करें और उसको उस चीज़ से लिंक करें जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स पे, सबरीमाला पे कोई न्यूज़ आ रही है, तो सबरीमाला पे जब भी आप न्यूज़ आए तो आप पहले आप लिंक करो उसको सिलेबस से कि जीएस 2 में ये टॉपिक है या जीएस 1 में ये टॉपिक है। दूसरी चीज़, आपने जब लिंक करा सिलेबस से, दूसरी चीज़ आप ये लिंक करो कि मैंने सबरीमाला से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पहले पढ़ चुका हूँ। मैंने आर्टिकल 25 पढ़ा है, 26 पढ़ा है, मैंने एक जजमेंट पढ़ा है, मैं भूल गया उस केस का नाम, बट मैंने एक जजमेंट पढ़ रखा है, मैंने आर्टिकल 25 26 पढ़ रखा है। इसके आइडियाज़ मैं सबरीमाला से कैसे रिलेट कर सकता हूँ। जब आप ये करने लगोगे तो आपका स्टैटिक जो नॉलेज है, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया या कोचिंग में पढ़ाया गया या आपने लक्ष्मीकांत या कहीं से भी पढ़ा हो पॉलिटी का, प्लस सिलेबस प्लस करंट अफेयर्स, ये 3 चीजें जब आपकी लिंक होती रहेंगी तो आपकी नॉलेज अपडेटेड रहेगी और आप एग्जैक्ट रहोगे उस समय। ठीक है, तो मैं अपना केस पहले आप लोग से शुरू करता हूँ। जब मैं आंसर लिखना शुरू कर रहा था तो मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आता था कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है या मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। जैसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर, से एकदम सिंपल क्वेश्चन जो यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा प्रोबेबली, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स एंड हाउ हैज रिलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इवॉल्व्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ओवर द ईयर्स सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो मुझे नहीं समझ में आता था शुरुआत में जब मैं लिखता था कि मैं एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से करूँ ये आंसर, फंडामेंटल राइट्स डिफाइन करूँ या बढ़िया सा कोट लिखूँ या एक फैक्ट लिखूँ, कहाँ से एग्जैक्टली शुरू किया जाए। तो एक दिन मुझे ये रियलाइज होता है कि
जब जैसे ये जो प्रिंटेड रहती हैं हमारी, हमेशा क्वेश्चंस प्रिंटेड आते हैं, तो उनसे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। लेकिन मैंने सोचा कि मान लो कि मेरा कोई फ्रेंड पूछ रहा है मुझसे ये क्वेश्चन कि आदित्य तू ये बता कि ये कैसे होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, और वो मुझसे वर्बली ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं उसको कैसे एड्रेस करूंगा? मैं बोलूंगा कि देखो ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है, ये हमारा मेन बॉडी होगी, और मैं एक अच्छे नोट से कंक्लूड करूंगा उसको। यही आपको यूपीएससी या आरपीएससी कोई भी रिटन एग्जाम में आपको यही करना है, एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर एक बढ़िया बॉडी देनी है, और एक अच्छा सा प्यारा सा कंक्लूजन देना है। प्यारा सा मतलब ये होता है कि इसमें बैलेंस हो, इसमें ये नहीं दिखना चाहिए कि आप, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है आर्टिकल 370 पे, बहुत ही ज्यादा कंटेंशियस इश्यूज है, इस पे ये जज किया जा सकता है कि आप पोलराइज्ड हो कि आप बैलेंस्ड हो। अगर आप इस पे एकदम से लिखते हो कि आर्टिकल 370 को नहीं हटना चाहिए था, गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत डिसीजन किया है, और आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो जो आपको एकदम रिफ्लेक्ट करे कि ये बैलेंस्ड इंसान नहीं है, ये एक्सट्रीम स्टैंड्स लेने वाला इंसान है, तो किसी भी को पढ़ने में आपका आंसर इतना इतना अच्छा नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड आपके आर्ग्यूमेंट्स उतने सूटेड नहीं है। एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव लीजिए, बोलिए कि हाँ आर्टिकल 370 हटने से कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, लेकिन क्या जरूरत थी उसको हटाने की? सबसे पहले अगर सरकार ने कोई काम किया है तो उसका पीछे का रैशनल समझिए कि क्यों किया गया होगा। अगर आपको वो रैशनल क्लियर है, क्यों रीजनिंग क्लियर है कि क्यों किया है, तो आप उसके बेसिक क्वेश्चन को आप आंसर करने के लिए कैपेबिलिटी रखते हैं। अब आते हैं हम आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग के कुछ इंग्रेडिएंट्स हो गए कि जैसे आपने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में रख दिया, लेकिन अब इस आंसर को सुंदर कैसे बनाया जाए? सुंदर मतलब कि इसमें फैक्ट्स कैसे, इससे हमें और नंबर निकालने हैं। हमने जो आंसर लिखा है, मान लीजिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको मैक्सिमम उसमें मिलेंगे 7 नंबर। अब एवरेज आंसर को मिलेंगे लगभग 3.5 या 4 नंबर। अगर आप 3.5-4 नंबर को कुछ चीजें ऐसे हमेशा लिख के 5-6 नंबर कन्वर्ट कर सकते हो अपने आंसर्स में, तो आप ऑलरेडी टॉपर बन जाओगे। अगर आपने ये कला सीख ली तो, कि 3.5 नंबर के आंसर में से एवरेज आपका 3.5 है, आप उसको 5.5 का आंसर बना लो। 2 नंबर का बढ़त अगर आप हर आंसर में ले सकते हो ऑन एन एवरेज, तो लिस्ट में आप बहुत ऊपर निकल जाते हो। ये कैसे होगा? कोई आइडियाज है कि ये कैसे कर सकते हैं? कोई भी चीज जो आपके दिमाग में आ रही हो कि अपने आंसर को सुंदर और बेहतर कैसे बनाया जाए, बताइए। सर इसको हम बैठ के बताइए, आराम से बताइए। बहुत सारे एंगल से देख सकते हैं। लाइक अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, ये आपने इस तरह से अपने पॉइंट्स लिखेंगे कि सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट। यस, दिस इज अ वे। और कोई तरीका जो किसी के मन में आ रहा हो? फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, करंट अफेयर्स जोड़ना, फैक्ट्स लिखना, रिपोर्ट को कोट करना, है ना, ये सब चीजें, सेकेंड एआरसी को कोट करना, ये सब चीजें ही हमें मार्क्स दिलाएंगी। अब क्या हो गया है कि हमें ये सब चीजें पता रहती हैं, हमेशा से पता है हमें ये चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इंडिया में चोरी के केसेस कितने हो रहे हैं, तो आप लोग के पास फैक्ट है इस चीज का? आप लोग को पता है कि कितनी चोरी हो रही है? लेकिन अगली बार मैं कहूं कि जब भी ऐसा हो, जब भी कोई भी न्यूज आए आपके सामने, करंट अफेयर्स आप पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें अगर कोई चोरी की न्यूज आए या कोई इंडिया में कितने रेप विक्टिम्स हैं या कितने मर्डर केसेस हो रहे हैं, कितना क्राइम इंडेक्स है इंडिया का, अगर आप उस फैक्ट को याद कर लो कि एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट, ये कहती है कि इंडिया में ऐसा क्राइम सिनेरियो है, अगर आप उस फैक्ट को याद कर लो, तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में जो कि क्राइम या इंडिया की गवर्नेंस से डील कर रहा है, उसमें आप ये फैक्ट प्लग इन कर सकते हैं। कहीं पे भी इंडिया का गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन आया है और आपको ये बाई चांस याद है कि इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आती है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग शायद खराब थी, 140s में थी या कुछ थी, या विमेन पे कोई क्वेश्चन आया और आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल इनइक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट, आपको इंडिया की रैंक पता है 140, उसमें इंडिया की रैंक है, और विमेन इनइक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट पे ये क्वेश्चन आया, विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आया, आपको पता है कि रिपोर्ट में रैंक क्या है इंडिया की, आपके पास फैक्ट है, आपके पास क्वेश्चन है, आपको अब ये लिंक कौन करेगा? आप ही तो करोगे ये लिंक। तो जितना ये लिंक स्ट्रांग होगा, चाहे फैक्ट में हो चाहे पॉइंट में हो, कहीं पे भी अगर ये लिंकेज स्ट्रांग है,
तो आप अपने आंसर को और बेहतर बना सकते हो उसी समय। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है, एक एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कोई क्वेश्चन देता हूं मैं, आपके दिमाग में जो फैक्ट आए मेरे को बताना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पे कोई फैक्ट आ रहा है आप लोग के दिमाग में? क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग पे, मेंस में आप लोग के सामने एक क्वेश्चन आ गया ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप लोग छोड़ दोगे ये क्वेश्चन तो आप लोग को 0 मार्क्स मिलेंगे, एकदम 0। और अगर 0 मार्क्स मिलेंगे तो आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? लेकिन अगर आप लोग वो क्वेश्चन को लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग में भले ही आपको कोई भी चीज नहीं आता आप लोग को, लेकिन आपको वहां पे बनाना पड़ेगा, आप लोग को वहां पे लिखना पड़ेगा किसी भी तरह से, अपना प्रीलिम्स का दिमाग यूज करके, मेंस का दिमाग यूज करके, कि हाँ एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स या नीति आयोग इन्वायरमेंट इंडेक्स, कुछ भी बनाइए, लिखिए इंडिया का ऐसा स्टेटस है और आगे बढ़िए उस क्वेश्चन के। फैक्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, वहां पे लिखिए और नंबर बटोरिए। जितना आप नंबर मार्क्स गेन कर सकते हो ना एक क्वेश्चन में, उतना करने की कोशिश करिए। आंसर राइटिंग का सार यही है। और एक और चीज जो आप कर सकते हो, टॉपर्स कॉपीज को रेफर करना। देखिए कि टॉपर जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 100 जितने भी लोग हैं, वो लिखते क्या हैं जिस वजह से वो इतने हायर रैंक्स पे पहुंचे हैं, उनका देखिए। वाटर पे कोई क्वेश्चन आता है तो वो कैसे स्टार्ट करते हैं अपना कुछ आंसर, और कौन से डायग्राम्स बनाते हैं, क्या पॉइंट्स लिखते हैं और क्या कंक्लूजन लिखते हैं। अगर आप ये टॉपर्स कॉपीज डेली 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 करते रहेंगे, क्या कहते हैं, उनको स्टडी करते रहेंगे, तो आप लोग को कोई ना कोई हिंट मिल जाएगा कि इस डायरेक्शन में आंसर्स लिखने होते हैं। और आपको खुद करना पड़ेगा, कोई आके देगा नहीं। टॉपर्स कॉपी इंटरनेट पे अवेलेबल है, देखिए उनको जाके। और मेंस के आंसर्स को बेटर कैसे बनाना है ये हमें वहां से आराम से पता लग जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि चलिए ठीक है, सबरीमाला पे कोई क्वेश्चन आया है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिंक करना है, तो आप क्या लिंक करोगे? आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 25-26। ये आपने कैसे लिंक किया? नहीं, लेकिन कैसे लिंक किया आपने? ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा है कि 25-26 रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से डील करता है। और ये जो टॉपिक आया है सबरीमाला का, ये भी रिलीजियस फ्रीडम और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से ही होता है। आप क्लियर हो अपने बेसिक नॉलेज को लेकर, आप क्लियर हो करंट अफेयर्स को लेकर, तो एज अ रिजल्ट आप लिंक कर पाओगे। जब जब आप अपनी बेसिक स्टैटिक नॉलेज पे क्लियर होगे, सख्त होगे, और जब जब आपको ये करंट अफेयर्स का इशू अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आपका लिंक एकदम स्मूथ बन जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि आपको ये लिंक आज ही क्वेश्चन आया तो आज ही बनाना है, आपको लिंक पहले से बना के रखने हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है ना उस समय एग्जाम टाइम में जाके तुरंत ये लिंक स्टैब्लिश करना। पहले से आपको ये बहुत सारे लिंक्स लेके चलने हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिंक्स, डिफेंस का लिंक। अब मैं थोड़ा इसको बेटर कर देता हूं। जैसे आजकल प्रचलित टॉपिक क्या है GS3 में? डिफेंस प्रोडक्शन, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा प्रचलित टॉपिक है। तो बायोटेक्नोलॉजी पे आपके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। आपके पास स्पेस पे रैंकिंग होनी चाहिए कि इंडिया का स्पेस में पोजीशन क्या है, इंडिया ने अभी रिसेंटली स्पेस में क्या किया, जिसको आप अपने आंसर्स में लिख सको। जैसे जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि स्पेस वेंचर्स, स्पेस में जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा, भारत, चाइना सब कुछ, तो इंडिया कैसे इसमें लीड ले सकता है, अगर ये बात करी जा रही है, तो आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो कि गगनयान मिशन अभी रिसेंटली इंडिया लॉन्च करने वाला है और बहुत सारी चीज़ें भी कर रहा है। गगनयान मिशन में इंडिया ने ये सेफ्टी, ये ऑक्सीजन के लिए कुछ कुछ कर रखा है। अगर आपके पास नॉलेज होगी कि इंडिया क्या कर रहा है गगनयान मिशन में, इंडिया की क्या टेक्नोलॉजी है, स्पेस में कितना आगे इंडिया, अगर आप इस बारे में क्लियर हो तो आप स्पेस का आंसर बेटर लिखोगे। और ये बेसिक नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो, न्यूज़पेपर से ले सकते हो, अपने करंट अफेयर बुकलेट से ले सकते हो, और अपनी टॉपर कॉपीज से ले सकते हो। आप टॉपर्स कॉपीज तो आप लोग देखो ही देखो, जब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो साइड में टॉपर्स कॉपी रखो और उनसे मिलाने की कोशिश करो कि मैं इनसे कंपेयर करने में कितना बेटर कर पा रहा हूं या कितना बेकार कर पा रहा हूं इनसे। जितना आप उस गैप को कम करते जाओगे ना, आप टॉपर बनने लगोगे, अगर आपने वो गैप कम कर दिया तो। क्लियर हो रही है मेरी बातें?
अच्छा, आप लोग को क्या लगता है प्रीलिम्स में अगर मैं ज्यादा टेस्ट सॉल्व करूंगा तो मेरा प्रीलिम्स ज्यादा अच्छा होगा, कि मैं प्रीलिम्स में ज्यादा रिवाइज करूंगा अपनी बुक्स जो मैंने पहले पढ़ रखी हैं तो ज्यादा बेटर होगा? ज्यादा क्या करना बेनिफिशियल रहेगा? ठीक है, ये वैसे तो सब्जेक्टिव बात है, बट मुझे जो फील होता है वो होता है टेस्ट। जितना आप अपनी टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन रखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टेस्ट ही किया जाएगा प्रीलिम्स में, जितना आप अपना टेस्ट फोकस्ड प्रिपरेशन रखोगे कि 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं 150 क्वेश्चन 50 बार लगा चुका हूं, 50 बार मैं सेम फॉर्मेट से गुजर चुका हूं, मुझे एकदम क्लियर है कि कैसे प्रोसीड होने वाला है। मैं 50 टाइम्स में एग्जाम सेटिंग्स में परफेक्टली बैठ के ऑलरेडी प्रीलिम्स दे चुका हूं। दिस इज 51st प्रीलिम्स फॉर मी। तो आपको उस उतना ज्यादा नहीं लगेगा, वो कुछ बिग डील नहीं लगेगी, क्योंकि आप सेम चीज सेम प्रेशर तो नहीं, थोड़ा कम प्रेशर आप 50 बार हैंडल कर चुके हो। इसलिए जब आप रियल एग्जाम लिखने जाओगे तो आपको रिलेटिवली कम लगेगा वो प्रेशर। फर्स्ट इज दिस, इसलिए टेस्ट फोकस, टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन रहनी चाहिए। सेकेंडली, जब आप टेस्ट लगा रहे हो, मान लीजिए उसमें 150 क्वेश्चन है, 150 में से आपके पहली बार आपने टेस्ट लगाया, आपके 25 सही हुए और 125 गलत हुए, वर्स्ट केस ले लिया मैंने। अब आपका काम है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि 125 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को देखिए, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए और उसको याद करिए। आपके नोट्स में वो होने चाहिए 125 क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाए, जो आप सक्षम नहीं थे करने के लिए, जो आपने गलत करे, क्योंकि वो 125 क्वेश्चन अगली बार फिर टेस्ट में आएंगे और उनमें से आप कुछ फिर गलत करोगे और वो ज्यादा खलता है। और मान लो उन 125 क्वेश्चन में से 10 ऐसे क्वेश्चन आ गए वो जो कि एक्चुअली प्रीलिम्स में आ गए, जो आप कर सकते थे, नहीं रिवाइज करे आपने, तो गड़बड़ हो जाएगी। टेस्ट सॉल्व करने में सब कुछ आ जाता है। एग्जाम सेटिंग में आ जाते हो आप कि आप एग्जाम में एक्चुअली कैसे दोगे, टाइम कंस्ट्रेंट में 2 घंटे में पेपर कैसे सॉल्व करोगे। दूसरी बात, आपका रिवीजन होता है। रिवीजन कैसे? 125 क्वेश्चन जो आप नहीं सॉल्व कर पाए, जो आपने गलत कर दिए, जो आपको नहीं आए, उनके आप सॉल्यूशंस देखोगे। कि हिस्ट्री में मान लो एक अकबर पे क्वेश्चन आया हुआ था कि कुतुब मीनार किसने बनाया, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या शाहजहां। आपने मारा शाहजहां। अब आप जब रिवाइज कर रहे हो तो आप देखोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था उसे। ये फैक्ट आपको याद रहेगा क्योंकि आप एक बार गलत कर चुके हो उसको। ठीक है, ऐसे ही करते करते 125 क्वेश्चन को आपको सही कर लेना है उसी दिन जिस दिन आपने वो टेस्ट लगाया है। अगले दिन आप फिर टेस्ट लगाओगे, फिर आपके 60 क्वेश्चन गलत होंगे, 60 को ठीक करो, फिर अगले दिन आपके 40 क्वेश्चन, 40 को ठीक करो। ऐसे करते 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 इवेंचुअली आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी, आप टेस्ट सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो जाओगे, बस फिर हो जाएगा प्रीलिम्स। ये है एमसीक्यू की स्ट्रैटेजी। और हमेशा ट्राई करिए कि कट ऑफ कितना रहता है आरएएस में, आरएएस के प्रीलिम्स में, और टोटल मार्क्स 200 में से 80 रहता है। तो आप ट्राई करो हर हालत में मेरे 100 नंबर से तो ज्यादा ही आने चाहिए। जब आप इतना टारगेट रखोगे कि 100 से तो ऊपर ही हमेशा होने चाहिए, तो एक बेटर केस रहता है। और 100 में जब आप 100 नंबर टारगेट कर रहे हो तो आप ये बनाओगे कि मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, इतने नेगेटिव हो भी हो सकते हैं, तो एक बफर लेके चलोगे आप। क्वेश्चन का आपको आइडिया लग जाएगा। सारे अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए, कम भी अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। कितने होते हैं? 150। जैसे प्रीलिम्स में यूपीएससी के प्रीलिम में 100 क्वेश्चन होते थे, तो 100 में से अगर आप 80 के नीचे करते हो तो आप एक सर्टेन काइंड ऑफ डिसएडवांटेज में रहते हो। 85 के अराउंड करते हो तो आपका काफी बढ़िया स्कोर रहने की प्रोबेबिलिटी होती है। सारे करते हो तो भी आपके नेगेटिव खाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको अपना बैलेंस खुद ढूंढना पड़ेगा। और वो बैलेंस आप कैसे ढूंढोगे? बार बार टेस्ट लगा लगा के। अगर आप लोग की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो आप लोग को कोई ना कोई तो दिक्कत या मुश्किल आ ही रही होगी ये करने में। हर रोज दिक्कतें आती हैं, हर रोज समझ नहीं आता कि क्या करूं। मुझे ऐसा रोज लगता था कि मैंने आज अच्छी पढ़ाई करी है तो आज मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगले दिन बिना कुछ करे मुझे अपने आप फील ऐसा होने लगता था कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ये रोज आप वेरिएट करते रहते हो इस चीज में। एक दिन आपको लगेगा कि क्यों नहीं हो, कितना तो सिंपल एग्जाम है, ये तो ऐसे ऐसे कर लो हो जाता है। अगले दिन आपको लगेगा कि इतना टफ एग्जाम है, इतने अच्छे लोग नहीं कर पाए, तो मैं कैसे कर लूंगा। ये डिसोनेंस, ये डाउट्स हमेशा रहते हैं। इसमें इसको सोच के आप कुछ कर नहीं सकते हो।
तो आप घुसिए उसके अंदर और जितना अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं करिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है ज़िंदगी में। अगर आपने ये रियलाइज़ कर लिया है तो कुछ बचता नहीं है इसके आगे। एनसीईआरटी बेस बनाती है आपकी नॉलेज का। अब ज़रूरी नहीं कि सवाल उसमें से हमेशा आए और ना आए। मैंने एनसीईआरटी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने सिर्फ एक बार पढ़ी है, जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था। फिर मुझे रेफर बैक करने की इतनी नीड नहीं हुई, लेकिन लोग करते भी हैं, बहुत सारे टॉपर्स भी करते हैं, तो आप कर सकते हो अगर आपको नीड महसूस हो तो। लेकिन अगर आपके सोर्सेस एकदम परफेक्ट हैं, आप मान लो एनसीईआरटी में क्या होगा, एनसीईआरटी में वोल्केनो लिखा होगा, अर्थक्वेक लिखा होगा, ये सारी चीज़ें पे बेसिक चीज़ें होंगी, और क्योंकि गवर्नमेंट ने पब्लिश करे हैं तो गवर्नमेंट को वैसे आंसर्स पसंद आने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन अगर आपको सेम कंटेंट वोल्केनो पे, अर्थक्वेक पे और दूसरी जगहों पे, इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर में बेटर मिल जाता है, तो आपके नोट्स, आपके आंसर्स वैसे होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि फिर आप एनसीईआरटी वाला आंसर लिखो। लेकिन हाँ, जो एनसीईआरटी में चीज़ें कवर्ड हैं, जैसे कैल्डेरा कौन, शील्ड वोल्केनोज, ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज में 12th में 11th में, ये आपके मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि सरकार को पता है कि ये चीज़ एनसीईआरटी में लिखी गई है, तो मैं इससे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। जो भी एनसीईआरटी की चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज सब चीज़ की होनी चाहिए जो भी एनसीईआरटी में है। ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ें लिखो। लैंग्वेज खुद की हो सकती है, कॉन्सेप्ट खुद के हो सकते हैं। खैर, न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप लोग रोज? तो क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर? कैसे पढ़ते हो आप लोग न्यूज़पेपर? आप कैसे पढ़ते हो न्यूज़पेपर? तो जैसे अब आप देख रहे हो कि राहुल गांधी, बहुत बढ़िया, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए हैं या होने जा रहे हैं, जो भी, तो अब आप देख रहे हो कि राजस्थान पीसीएस का जो सवाल है वो सिंपली इससे वो हो सकता है, इंस्पायर हो सकता है, और प्रीलिम्स में आपका सवाल आ सकता है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन से, या कौन सा इस, अगर ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया तो सेकेंडली वो ये पूछ सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन छोड़िए, आप ये बताइए कि प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज एंड एमएलए से कौन सा आर्टिकल डील करता है। ठीक है, डिफेक्शन पे बातें शुरू हो सकती हैं, किसी भी फील्ड में बातें शुरू हो सकती हैं डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ में। तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा प्रिविलेजेस, एंटी डिफेक्शन, ये सब चीजें भी पेरिफेरी में आपको पढ़ना चाहिए। मेंस में सीधे सीधे सवाल आ सकता है कि ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन करने से भारत की पॉलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, इस पे आपका विचार होना चाहिए। अगर आप ये पहले से ये लिंक्स बिठा के जाओगे, अब जैसे आप पूछ रहे थे ना कि लिंक्स कैसे बनाने हैं, तो अगर ये सवाल आ रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन से भारत की पॉलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए जिसको आप कोट कर सको, कोई एक स्पेशल आइडिया होना चाहिए कि अगर ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन होने लगे, ऑपोजिशन के ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन होने लगे, तो क्या उससे इंपैक्ट होगा। ठीक है, इस तरह के विचार आप प्रेजेंट करिए वहां पे। ये लिंक्स हमारा पहले से बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हर बार आप लिंक्स पहले नहीं बना पाओगे। जैसे हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं जब भी एग्जाम आने वाला होता है, लेकिन आप चाहे जितना पढ़ाई कर लो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप कभी नहीं सॉल्व कर सकते, जो आप कभी पढ़ ही नहीं सकते थे एग्जाम देने से पहले। जैसे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया ब्लू एलईडी पे। ब्लू एलईडी 2022 में इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, 2021 में, और 2014 में नोबेल प्राइज मिला था ब्लू एलईडी का। किसी को नहीं पता कि ये क्वेश्चन कैसे आया, करंट अफेयर्स में क्या था ऐसा। लेकिन अब जब क्वेश्चन आ गया है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, 0 मिलेगा आपको उसमें, और बाकी लोग शायद उसमें ले जाएं, तो आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। अब भले ही आप एलईडी पे लिखिए, व्हाइट एलईडी पे लिखिए, रेड एलईडी पे, किसी पे भी लिखिए, लेकिन आप लिखिए। और वो इतना होना चाहिए कि आपको मिनिमम 1, 2, 3 नंबर आपको ले आओ उस क्वेश्चन में, ऐसे होने चाहिए आपके। आप चाहे उसमें एलईडी का कोई ग्राफ बनाओ या कुछ भी करो, लेकिन आपको नंबर लाने हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपकी यहाँ पे फिजिक्स कितनी अच्छी है, समझ रहे हो आप ये बात। ब्लू एलईडी के क्वेश्चन में आपकी फिजिक्स कितनी अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री साइंस कितनी अच्छी है, ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर क्या कर रहा है? मैटर ये कर रहा है कि आपको बस ये पता है कि दूसरे लोग ले जाएंगे नंबर ब्लू एलईडी पे, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं 0 नंबर नहीं ला सकता यहाँ पे। तो आप उस डर में कुछ ना कुछ लिखोगे, ये है। तो यहां से आप फिर उससे बाहर निकल जाओगे कि मैं कॉमर्स की हूं, मैं साइंस की हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। ये सब छोटी बातें रह जाती हैं फिर। सबसे पहले तो कि जैसे सिलेबस है, आपको पता है कि सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन्ड है,
इतना ही मेंशन्ड है, इसको इतना ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन आप उसको 4-5 दिन पढ़ रहे हो। उसको एक दिन पढ़ना चाहिए था कायदे से, लेकिन आप उसको एक्सटेंड करके 1 महीना पढ़ रहे हो। दिस इज नॉन स्मार्ट स्टडी। दिस इज नॉन स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी है कि जितना टॉपिक का वेटेज है उसको उतना ही टाइम असाइन किया जाए, उतना प्रोपोर्शनेट टाइम असाइन किया जाए। हिस्ट्री अगर प्रीलिम्स के पेपर में अगर हिस्ट्री 20% आती है, अगर आप उसको 50% टाइम एलोकेट कर रहे हो, दिस इज नॉन स्मार्ट। अगर पॉलिटी 40% आती है और आप उसको 5% टाइम एलोकेट कर रहे हो, दिस इज अगेन नॉन स्मार्ट। स्मार्ट वो होगा जो देखेगा कि अच्छा 40 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में थे पॉलिटी के, तो 40% टाइम पॉलिटी का होना चाहिए। ऑफ कोर्स पॉलिटी ही पढ़नी चाहिए मुझे, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इतना। हिस्ट्री तो कुछ भी पूछी जाती है, लेकिन पॉलिटी में शायद कर सकता हूँ। ये होता है स्मार्टनेस एसेस करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हार्ड वर्क करना छोड़ दो। स्मार्ट वर्क अपनी जगह रहेगा, स्मार्ट प्लस हार्ड करना है हमें, सिर्फ स्मार्ट और नॉन हार्ड नहीं करना, इजी वर्क नहीं करना है। आपको इंस्पिरेशन लेना है किसी भी चीज़ से तो आप कभी भी ले सकते हो। कई लोग स्पाइडर को देख के इंस्पिरेशन ले लेते हैं कि यार, चींटी को देख के इंस्पिरेशन ले लेते हैं कि अरे यार ये बार बार घूम के अपना काम कर रही है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। कई लोग ओलंपिक एथलीट को लेके देख के ले सकते हैं इंस्पिरेशन, कहीं से भी ले सकते हैं इंस्पिरेशन। अगर आप जो मेंटरशिप पूछ रहे हो वो इस फॉर्म में है कि टीचर मुझे बताए, वो भी ले सकते हो आप। आपको नहीं पसंद है तो बिल्कुल मना भी कर सकते हो। कई लोग पेरेंट्स में ढूंढते हैं, फ्रेंड्स में ढूंढते हैं, फैमिली में ढूंढते हैं। इंस्पिरेशन और मेंटरशिप कहीं से भी मिल सकती है आपको, फिजिकली, नॉन फिजिकली। ऑनलाइन मेंटरशिप ले सकते हो आप। तो बेसिकली आप लोग क्या करो ना कि पहले तो आप लोग प्रीलिम्स देखो कि प्रीलिम्स में पिछले 5 साल के, आप लोग खुद एनालिसिस करो इसकी। पिछले 5 साल के पेपर्स लो आप, 22 से लेके 17 तक। देखो कि अपनी एक बुक में 5 सेक्शंस बना लो, पॉलिटी पे कितने क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी पे कितने आए, इस पे कितने आए, उस पे कितने आए। ये आपको अरेंज करना है। हमें बेसिकली देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप 2017 का पेपर लिए, एक एक करके क्वेश्चन देखे, पॉलिटी में इतने, इसके इतने इतने। आपने मेंस का भी कर लिया और प्रीलिम्स का भी कर लिया, 5 सालों का, सब्जेक्ट वाइज। अब आप देखो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्ट आपका कैसा है। अगर वो सब्जेक्ट आपका वीक है तो सबसे पहले उस पर ध्यान दो, अगर वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो सेकंड पे जाओ। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? मान लो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री आपका वीक है तो हिस्ट्री सुधारो। हिस्ट्री अगर आपका स्ट्रांग है, पॉलिटी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो पॉलिटी सुधारो, एंड सो ऑन। यही सेम मेंस के लिए करना है, यही सेम प्रीलिम्स के लिए करना है। सबसे पहले ये करना है। ये आ गई आपकी क्वांटिटी ठीक करने वाली बात, लेकिन क्वालिटी बढ़ानी बच गई है अभी। जरूरी नहीं कि अगर आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर सकते हो सबसे अच्छे भी लिख सकते हो। क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें वो काम करना पड़ेगा, लिंकिंग करनी पड़ेगी। थैंक यू।